ओके सो लास्ट टाइम हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे. We studied random variables और हमने देखा था कि रैंडम वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. आज हम कुछ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को देखेंगे आज के लेक्चर में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को. ठीक है. और डिस्क्रीट के अंदर भी जरूरी नहीं होता कि वो इंटीजर्स हों, लेकिन हम असल में जिनको देखेंगे ना डिस्क्रीट के अंदर भी, हम सिर्फ उनको देखेंगे जो इंटीजर वैल्यूड है. ठीक है. उनमें से भी इंटीजर वैल्यूज वाले रैंडम वेरिएबल्स को देखेंगे. इनके अलावा भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर वैल्यूज वाले देखेंगे. फॉर एग्जांपल डे ऑफ द वीक, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि रैंडमली कोई दिन चूज करें 7 दिनों में से, तो आपके जवाब हो सकता है सैटरडे, आपका जवाब हो सकता है मंडे, आपका जवाब हो सकता है थर्सडे. लेकिन ये फाइनाइट सेट है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट है. ठीक है. लेकिन ये इंटीजर्स तो नहीं है, आपके आंसर इंटीजर्स तो नहीं है, तो कोई दिनों के नाम. तो आज का लेक्चर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में होगा, लेकिन इंटीजर वैल्यूज वाले. ओके. और जो लास्ट लेक्चर में हमने चीजें सीखी थी उनको हम रिकैप कर लेते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x जो होता है वो असल में वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है. एक फंक्शन होता है जिसका आंसर कोई रियल नंबर होता है. ठीक है. एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है, एक फंक्शन जिसकी इनपुट स्पेस, जिसको आप डोमेन कहते हैं, वो सैंपल स्पेस होती है. यानी ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को उठाता है और उनके लिए कोई नंबर्स आउटपुट करता है. तो डोमेन स्पेस होती है. और इस फंक्शन की जो रेंज होती है, यानी इसकी आउटपुट वैल्यूज जिस सेट में लाई करते हैं, रेंज, वो एक फाइनाइट सेट होता है. यानी एक फाइनाइट जरूरी नहीं है, काउंटेबल सेट होता है. वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट. तो रेंज इज अ काउंटेबल सेट. अच्छा, अब हम एक सिंबल यूज करेंगे इस काउंटेबल सेट के लिए, कि वो जो भी वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, वो किसी एक सेट में से आती हैं. वो सेट के लिए मैं ये ट्रायंगल सिंबल यूज करूंगा. ठीक है. इसको ठीक है, मैं ये इस सेट में से और ये इस तरह का होगा कि ये फंक्शन ऐसा है कि फॉर ईच एलिमेंट इन द रेंज के जो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले रहा है, वो हर वैल्यू को अगर मैं उठाऊं तो एक पार्टीशन बनती है. द रिजल्टिंग पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस इज ये वाला सेट. ये वो सेट है कि S के वो तमाम एलिमेंट्स जिन पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू A हो जाती है.
ठीक है, इन सारों को मिला लें तो ये पार्टीशन बनेगी। पार्टीशन तो खैर पूरी की पूरी होती, मुझे पार्टीशन नहीं कहना चाहिए, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पार्टीशनिंग सबसेट है, यानी पार्टीशनिंग सबसेट। तो ये x इक्वल्स a वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिन पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू a है, वो एलिमेंट्स, वो सबसेट्स मिलके सैंपल स्पेस बनाएंगे। लेकिन सिर्फ इस एक सबसेट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम ऐसे लिखते हैं, f ऑफ a, जिसको आप ऐसे भी कहेंगे प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल x ये वैल्यू ले रहा है। ठीक है, या और ये हर a के लिए है जो x की वैल्यूज हो सकती थी तमाम में से। ठीक है, ये जो फंक्शन f हमने बनाया है यहां पे, इसको हमने नाम दिया था डेंसिटी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन इस फंक्शन का नाम डेंसिटी फंक्शन था, इसको f जिसको हम कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ओके ग्रेट। और अगर हम सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश करें तो हो ये रहा है, आपके पास सैंपल स्पेस थी, ये एक सेट था कई ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। इस सेट के ऊपर अगर आप ये फंक्शन अप्लाई करें, क्योंकि मैं कह रहा हूं रैंडम वेरिएबल एक मैपिंग होती है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, वो s के एलिमेंट्स को लेता है और कोई नंबर्स असाइन कर लेता है, वो इस और सेट में से आते हैं। ये जो ट्रायंगुलर सेट है, x की जो रेंज है, उधर से कोई नंबर्स होते हैं उन पे मैप कर देता है। और फिर जो डेंसिटी जिसको हम कह रहे हैं वो भी एक फंक्शन है, वो फंक्शन x की रेंज वाली वैल्यूज लेता है और हर वैल्यू के लिए एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता है, 0 या 1। ठीक है, सॉरी 0 से 1 के बीच में कोई नंबर असाइन कर देता है, 0 से 1। ठीक है, तो आई होप ये जो डायग्राम है, इसने ये शायद एक बिगर पिक्चर आपको थोड़ी सी समराइज सी हो जाती है इस डायग्राम में। शायद पिछला लेक्चर भी थोड़ा सा समराइज हो जाता है इस डायग्राम। ओके, लेट्स टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो है कॉइन टॉस 2 times. So I toss a coin 2 times. Okay. Give me the sample space quickly. Give me the sample space. Head. Okay. Head. Tail. Head. Tail. Great. Now I'm going to define a random variable for this sample space, and that random variable is x equals to number of heads कह लेते हैं, चलिए number of heads, number of tails भी हो सकता था, number of heads. Can you give me the set, the range of x? ये set कैसा होगा? Which numbers will this set contain? Sir, 0, 1, 2. Yeah, you could get 0 heads, you could get 1 head, or you could get 2 heads. Okay, so we have this set. This is the range of. सर जो आपने शुरू में ट्रायंगल बनाई है, ये किस सिंबल को डिनोट कर रही है, किस चीज को डिनोट कर रही है? ये मैंने लिखा है यहाँ पे राइट पे, रेंज को नोट्स के, that's the range of x. What values can x take? ठीक है सर।
Okay. Now, do you notice this zero? How do you get this zero? Which outcomes lead to zero? Tail. Tail. Okay. And these two outcomes, head tail and tail head, they lead to 1. And the first outcome, head head, that leads to 2. Which means that this X is mapping. It takes values in S and then outputs values in the range. Is that true? या ये बात नहीं समझ लगी आपको? सर उर्दू में एक बार क्या X ये नहीं कर रहा? It takes values or elements of S and maps them to elements in the range. इस सेट से चीजों को उठाता है और इस सेट पे मैप कर देता है. जी सर. बताइए, उर्दू में बताया, समझ लगी या नहीं? जी बताइए, उर्दू में बताया, आपको समझ लगी या नहीं? जी सर, समझ आ गई है. क्या समझ आई? यहाँ पे सर. मुझे समझाएं, आप समझाएं, क्या समझ लगी? सर जो ये सर एक्स एस है ना. बताओ यार, आप बताओ. जी जो second एस है ना वाली मैप कर रहा है. फॉर एग्जांपल कि जो 0 है ना वो टेल टेल को मैप कर रहा है, और 1 जो है हेड टेल टेल हेड को मैप कर रहा है, और हेड हेड जो है 2 को मैप कर रहा है. जो एस है वो रेंज के साथ मैपिंग हो रही है उसके एस और रेंज की. एक्स जो है वो कर रहा है, एक्स मैप कर रहा है. एक्स मैप कर रहा है, यानी एक्स को आप फंक्शन कह सकते हैं फिर? जी सर, कह सकते हैं. ओके. और उस फंक्शन की डोमेन क्या है? कौन सी वैल्यूज हैं जो फंक्शन को इनपुट की जा रही हैं? वो डोमेन क्या है? हेड टेल से वो सर सारा सैंपल स्पेस है हेड हेड जो था ना. जी, वो सारे के सारे मिलाऊं तो आई गेट द सैंपल स्पेस. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एस. और ये फंक्शन जो वैल्यूज आउटपुट करता है, जिसको रेंज कहते हैं, वो क्या है? 0.2 नंबर ऑफ हेड्स. वो 0 1 2 है, और उस पूरे सेट को मैं ये ट्रायंगल वाले सिंबल से डिनोट कर रहा हूं. सर ये फिक्स है कि इसको ट्रायंगल से ही कर सकते, किसी और नोटेशन से भी हम इसको डोनेट कर सकते हैं ना? आप किसी भी चीज से, आप यहाँ पे फूल बना दें. ठीक है सर. ओके. It's just a name, it's just a symbol. Do whatever you want. खैर, मैं बार बार ट्रायंगल कहे जा रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं. इसको डेल्टा सिंबल भी कहते हैं. जी सर, डेल कहते हैं. डेल कहते हैं. डेल कहते हैं इसको. डेल या डेल्टा. क्या? ठीक है सर, डेल्टा कहते हैं. डेल कहते हैं. लेट्स कॉल इट डेल. डेल वाले सेट में. ओके. ओके, तो अब ये डायग्राम यही कह रही है कि एक्स एक फंक्शन है जिसकी डोमेन ये सैंपल स्पेस है, या जिसको भी आप रैंडम वेरिएबल कहते हैं. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जो सैंपल स्पेस उसकी डोमेन होती है, और जो भी वैल्यूज ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है, वो तमाम वैल्यूज ये एक और सेट उनका बन जाता है डेल. उस सेट में वो वैल्यूज आउटपुट हो जाती है. उसके बाद आगे जो बात कंटिन्यू हो रही है, वो हो रही है कि डेंसिटी क्या चीज होती है. फिर डेंसिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज उसमें इनपुट की जाती हैं, और वो कोई प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर देती है. तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर एग्जांपल कि अगर मैं एफ बनाता, तो जो प्रोबेबिलिटी का टेबल है इस केस में, वो ऐसा बनता कि मैं एक्स की वैल्यूज यहां पे रखता, और उनकी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी इस केस में वो यहां पे लिखी होती. और सबसे पहली वैल्यू 0 इसकी है, 1 है वैल्यू, और 2 है. ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी आ जाती. अगर तो लेट्स से ये फेयर कॉइन था,
ठीक है, या चलें जो भी लेट्स से पी हेड का चांस पी था, तो जीरो हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती 1 माइनस पी का स्क्वायर, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती पी स्क्वायर, और वन हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाती आई थिंक 2 टाइम्स पी टाइम्स 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये जो भी, ये तो खैर जरूरी नहीं था कि ये आंसर्स क्या आते हैं। पॉइंट इज कि कि यहाँ पे f ऑफ 0 आ जाता, बेसिकली यहाँ पे f ऑफ 1 आ जाता, और यहाँ पे f ऑफ 2 आ जाता। ये है मेन पॉइंट। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज क्या है नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इस चीज को डेंसिटी कहते हैं। अब मुझे बताएं डेंसिटी क्या कर रहा है? ये जो डेंसिटी है, क्या ये फंक्शन नहीं है? क्या ये इनपुट, इसकी जो इनपुट डोमेन है वो x की वैल्यूज नहीं है? और x की वैल्यूज तो यहां पड़ी है डेल के जी अंदर। सर, यही। तो ये अपनी जी सर। इनपुट सेट डेल से इनपुट लेता है, और डेंसिटी जिस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है, तो हमने फिलहाल डिफाइन किया था कि डेंसिटी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 है, तो यानी इस फंक्शन डेंसिटी के फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से 1 वाला सेट है। Is it clear now to most of you or not? Yes, sir. Yes, sir. सर 0 से 2 वाला और क्यों नहीं? 0 से 2 क्यों नहीं? उसकी रेंज 0 से 2 क्यों नहीं है? किसकी रेंज की बात कर रही हैं आप? सर ये जो आपने डेंसिटी के बाद लिखा है 0 एंड 1, जी, मेरा आपसे सवाल है, जब आप कहती हैं उसकी रेंज 0 से 2 क्यों नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं आप किसकी रेंज की बात कर रही हैं? सर x की, वो डेल मैंने तो x के आगे 0 और 1 लिखा ही नहीं है। मैंने तो x के आगे नहीं लिखा कि 0 1 है। डेल की सर। तो वो तो सवाल क्लियरली करें फिर। ओके सर, आ गया है समझ। ओके, सर ये एक्स को डोमेन है एस का। x जो है कोडोमेन है s का नहीं। सर वो S एक्स भी एक्स से भी हम वैल्यूज लेते हैं, ये भी डोमेन है। ये वाली कंफ्यूजन हैं जो आपको ठीक करनी है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये जो मैं रेड रंग में अब ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हैं। फंक्शन खुद डोमेन या रेंज नहीं होता। फंक्शन तो एक मैपिंग होती है। इसी तरह ये जो डेंसिटी है f, ये एक फंक्शन है। हर फंक्शन की एक लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। f की बारी में कोई और कलर यूज कर देता हूं। हर फंक्शन की कोई इनपुट डोमेन होती है और हर फंक्शन की कोई रेंज होती है। जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल का फंक्शन था, उसकी इनपुट डोमेन s थी, सैंपल स्पेस, और x की जो रेंज थी, रैंडम वेरिएबल की रेंज, वो ये सेट था। लेकिन जो डेंसिटी का फंक्शन है, उसके लिए ये सेट डोमेन है। वो इसकी वैल्यूज को इनपुट करता है और इनके लिए हर वैल्यू के लिए कोई प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर देता है। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी का सेट है 0 से 1, वो इस f फंक्शन की रेंज है। इज इट एनी क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। तो ये तो हो गई रिकैप, हमने कर लिया, समराइज कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था।
बाय द वे, ये जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, इसको कई तरीकों से लिखा जाता है, ठीक है। कई तरीके आपको नजर आएंगे, तो वो हम लिख लेते हैं। डेंसिटी is represented in different ways. ठीक है, कभी कभी इसको बस इस तरह लिख देते हैं, कभी कभी इसको लिख देते हैं कि ए तो कोई वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, लेकिन कौन से रैंडम वेरिएबल की वो भी बता देते हैं। एक्स रैंडम वेरिएबल अगर वैल्यू ए ले तो उसकी डेंसिटी क्या है, इस तरह भी कह देते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के केस में, क्योंकि ये डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ही होती है, तो उसको हम कई दफा ऐसे लिख देते हैं, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। कभी कभी इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते हैं, लेकिन बताते हैं कौन सा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और एक जो ऊपर या सो ये कई तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। तो अक्सर वो कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा। अक्सर हम ये नीचे रैंडम वेरिएबल नहीं बताएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा कि किस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। जब हमने एक्सप्लिसिटली बताना हो कौन सा रैंडम वेरिएबल, तो वो लिख देंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम कोई कुछ मशहूर, वेल नोन, ऑफन यूज्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। और उनमें भी जैसे मैंने पहले कहा, इंटीजर जिनका जो ये डेल वाला सेट है, यानी ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जिनकी रेंज इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर से बना हुआ सेट है, वो वाले कुछ मशहूर रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे रियल लाइफ में चीजें ऐसी हो रही होती हैं जिनको हम कुछ खास किस्म के रैंडम वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, और फिर उन रियल लाइफ सिचुएशंस में हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, और उन रियल लाइफ सिचुएशंस में हम फिर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या चीज ज्यादा प्रोबेबल है तो हमें ये स्टेप करना चाहिए, ये चीज नहीं प्रोबेबल तो ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, एंड सो ऑन। आज के लेक्चर में जितने भी हम रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे, उनमें से शायद एक ही हो जो आपने पहले नहीं देखा हुआ, बाकी तमाम आपने पहले देखे होंगे, ठीक है। सिर्फ आज उनको हम नाम दे रहे होंगे। आज का पूरा लेक्चर पुरानी चीजों को नया नाम देने वाला काम होगा इसमें। सिर्फ एक शायद नई चीज करें। ओके, द फर्स्ट रैंडम वेरिएबल दैट वी लुक एट is called a binomial random variable. So you guys already know कि इस किस्म का रैंडम वेरिएबल है, पर मैं आपको इनफैक्ट ये जो हमने एग्जांपल की थी अभी ऊपर, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल ही था। Let me just copy paste this. That's a binomial random variable because this was a binomial experiment. Okay, because you had a Bernoulli experiment first, where you tossed a coin, but you tossed a coin 2 times. So when you tossed it 2 times, आपके पास Bernoulli process आ गया, और Bernoulli process में if you count the number of heads, तो उसको हम binomial experiment कहते थे। इसलिए ये जो number of heads जब मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो मेरे पास ये x जो वेरिएबल एक आ जाता है number of heads का, that's a random variable and that's a binomial random variable, क्योंकि ये binomial experiment का रिजल्ट था, ठीक है।
तो here you have it, that's your binomial random variable, ठीक है। और we already know कि binomial random variable में इसकी जो probability होती है, जिसको अगर हम कहें f of k, that is कि probability के जो random variable है उसकी value k थी, which means कि probability के k heads आए थे in n tosses, ठीक है। What was the answer for this probability? याद है आप लोगों को probability of k heads in n tosses? Anyone? N choose K. K. N choose k. P K. P raised to power K. Probability of one head to the power k, क्योंकि k heads आने multiply होंगी, independent होते हैं, Multiplied Multiply by 1 minus P into N minus K. into नहीं power n minus k, क्योंकि tails जो है वो बाकी n minus k tails आनी है, independent होते हैं, उनकी probabilities multiply होंगी, and n choose k is the number of ways that you can get k heads in n tosses. सारों की probabilities add होंगी, सारों की probability same है, तो सेम चीज इतनी दफा ऐड होगी n choose k टाइम्स, तो इसलिए मैं उससे मल्टीप्लाई करता था। ओके, तो ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, ये उसकी डेंसिटी है, ये पूरा डेंसिटी का टेबल इस फॉर्मूले के अंदर अब रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। अगर आपने टेबल फिल करना है तो कर लें, लेकिन उस टेबल की हर वैल्यू लाने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, तो दिस इज इनफ। तो डेंसिटी फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ आ गया। एक चीज जो स्पेसिफाई करनी रह गई वो ये है कि k की वैल्यूज क्या होंगी, यानी k इस सेट में से आएगा, और वो सेट है क्या, आप बता सकते हैं? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के केस में ये सेट में क्या वैल्यूज होती है, जो हमने अभी एग्जांपल की उसमें सेट बनाया भी हुआ है हमने, तो अगर आपको हेल्प चाहिए पास 0 1 and 2, दैट्स इट। n So on. n तक, अगर हम नहीं सो ऑन भी n तक, क्योंकि हमने टॉस n करने हैं, तो हेड्स n से ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है, ठीक है। ये मैं जनरल बात लिखी है ना, अब मैं 2 टॉसेस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, अब तो मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आप n दफा टॉस किया होता और k हेड्स आपने ढूंढने, तो उसके लिए ये है। अच्छा, एक नई नोटेशन कि जब मैं कहूंगा ना रैंडम वेरिएबल, तो मैं इस तरह का एक सिंबल उसके साथ यूज करूंगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि x की जो डेंसिटी है वो किस किस्म की होगी, और उसके आगे मैं लिखूंगा कि x follows or x has a density that is given by this binomial formula, और उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं bin करके, it represents binomial, और उसमें बताऊंगा कौन सा बाइनोमियल जिसमें n टॉसेस थे और किसी एक टॉस में जो प्रोबेबिलिटी थी हेड्स की वो p थी। ये दो चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से आ रही है, ये डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तो हम कहेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल, दैट रैंडम वेरिएबल follows a binomial density given by this formula। यहां तक कोई सवाल जी? सर ये एक्स जो न्यू नोटेशन यूज किया है, ये वाला जरा रिपीट कीजिएगा। ओके, एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, यहां तक आप मेरे साथ? जी सर। और रैंडम वेरिएबल की असल में हम डेंसिटी लिखते हैं, वो डेंसिटी पूरा टेबल होता है। जी सर। वैल्यू होती है और यहाँ पे डेंसिटी होती है। अगर वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है n टॉसेस वाला, तो 0 1 2 ऑल द वे अप टू n जाएगा, और फिर आप यहाँ पे सारी वो डेंसिटीज लिखेंगे,
कि 0 के केस में क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? ये सारा कुछ लिखेंगे ना आप? जी जी सर। तो जब ये सब कुछ लिख लेंगे तो आपके पास ये टेबल फिल हो जाएगा और आप कहेंगे मेरे पास एक्स की डेंसिटी आ गई है। जी सर। लेकिन मैं ये अवॉइड करना चाह रहा हूं, ठीक है? आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस स्टेप। और वो अवॉइड इस तरह कर लेता हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है उसका डेंसिटी वाला फंक्शन या टेबल आप पूरा अगर बनाना चाहें तो उसके जो वैल्यूज आप लाएंगे ना प्रोबेबिलिटी की, वो इस फॉर्मूले से आएंगी। और वो फॉर्मूला ये है। तो मुझे ये टेबल जेब में कैरी जी करके सर ठीक है। देखिए, मुझे बस ये इतना ही बता दें कि ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है और n टॉसेस थे, p हेड की प्रोबेबिलिटी है। अब जब भी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके वो वैल्यू ले आऊंगा। दूसरी ऑप्शन है कि टेबल में जाके देख लो क्या वैल्यू पड़ी है। ओके सर ठीक है। ग्रेट। बाय द वे, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स है ना, ये उस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का एक पैरामीटर है। ये डिटरमिन करता है कि एक्सपेरिमेंट किस किस्म का था, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं, ये भी पैरामीटर ही है। एन को अक्सर नहीं कहते, पी को कह देते हैं, पर ये दोनों पैरामीटर्स हैं उस एक्सपेरिमेंट के। ये डिटरमिन करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसी डेंसिटी होगी। ये तो हो गया बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। अच्छा, एक काम करते हैं, रोल नंबर्स 1 से लेके 10 तक। वैसे ये सब लोग ये कर सकते हैं, पर रोल नंबर 1 से लेके 10 जो हैं उनसे स्पेसिफिकली मेरा ये सवाल, मैं उनसे पूछूंगा अब इसका आंसर। मैं ये चाह रहा हूं आप लोगों से कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x और वो फॉलो करता है बाइनोमियल डेंसिटी, और उसमें n इज 7 यानी नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन, और जो कॉइन है उस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 0.2। आपने मुझे इसका टेबल बना के देना है रोल नंबर 1 से लेके 10 तक। बल्कि ऐसा करें, रोल नंबर 1 से लेके 7 तक कर लें। उस टेबल में कितनी वैल्यूज होंगी? रोल नंबर 1 से 8, रोल नंबर 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 7 टॉसेस हैं तो जो सेट होगा वैल्यूज जो x ले सकता है वो 0 से 7 होंगी। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 7 हेड्स तक। तो रोल नंबर 1 जो है वो उसका पहला सेल फिल करें, रोल नंबर 2 दूसरा सेल फिल करें, और रोल नंबर 8 जो है वो उसका आखिरी सेल फिल करेंगे, ठीक है? तो ये काइंडली आप लोग स्टार्ट फिलिंग दिस टेबल राइट नाउ, और मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछता हूं, ठीक है? बाकी अब नाउ आई एम टॉकिंग टू रोल नंबर 9 से 9 से कौन से 9 से 16, ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, ये थे रोल नंबर्स 1 से 8, उनके लिए सवाल था। अब मैं रोल नंबर्स 9 से 16 से बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रैंडम वेरिएबल का मुझे डेंसिटी टेबल बना के दें जिसमें नंबर ऑफ टॉसेस 7 ही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स 0.5 है, विच मीन्स फेयर कॉइन। ये बना के दें, ठीक है? और तो आप लोग शुरू हो जाएं, स्टार्ट डूइंग दिस। रोल नंबर 1 से 8 तो मुझे लगता है उनका खत्म भी हो गया होगा अब तक टेबल, ठीक है? ये आपने बना के देना है। और रोल नंबर 16 से 24 जो है
I want them to do this. Roll numbers 17, say 24. I want you guys to fill the density table for a random variable जो binomial distribution follow करता है. Binomial density है 7 tosses हैं और एक toss पे probability of heads 0.75 है. ये आपने fill करके देना है मुझे. So please do this very quickly. एक्सक्यूज मी सर, जी जी. आपने रोल नंबर 1 to 8 को हेड्स की क्या बताई थी? प्रोबेबिलिटी 0.203 आई गेस, ये क्या बताई थी आपने? ये सामने लिखी हुई. Can you see the screen? ठीक है सर, मैंने अब देखा, सॉरी. Okay, 0.2. अच्छा चले. और ये रोल नंबर 24 के आगे भी जो लोग हैं देखें, आप लोग भी सारे करें ये, पर मैं बस पूछ इनसे रहा हूं. ओके, लेट्स हैव दिस टेबल नाउ. एक्स की वैल्यू और एक्स की डेंसिटी. रोल नंबर 1 आप मौजूद हैं? यस सर. तो x के 0 होने का कितना चांस है? 0.2097. ओके, 0.209, 0.21 लिख देता हूं मैं, ठीक है, राउंड ऑफ. रोल नंबर 2 आप बताइए, 1 होने का कितना चांस है? 0.36. 0.36. अब मुझे बताते हैं जी, अब हर रोल नंबर मुझे बताता जाए. सर 1 मिनट बस सर, रुक जाए सिर्फ 1 मिनट. ओके, कोई बात नहीं. अगला रोल नंबर आप बता दें, 3 वाले, या किसी के पास भी अगर इनका आंसर है मुझे बता दे. एनीवन? किसी के पास भी अगर आंसर है मुझे बता दें. जी बताइए जी. रोल नंबर 1 आप ही बता दें. सर 0.275. ये किसकी है? 2 की? यस सर. और 3 की? 0.114. 0.114. 4 की? एनीवन? रोल नंबर 8, 7 का बताएं. रोल नंबर 8 क्विकली, 7 का क्या चांस है? रोल नंबर 8. रोल नंबर 8 प्रेजेंट है कि नहीं? जो मुझे आंसर नहीं कर रहे उनकी एब्सेंट लगेगी. सो 2 ने मुझे आंसर नहीं किया, 3 वाले ने आंसर नहीं किया. सो रोल नंबर 3 ने मुझे आंसर नहीं किया, रोल नंबर 4 ने मुझे आंसर नहीं किया. नो सर, मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा था. आंसर नहीं किया. जो आंसर नहीं करेंगे उनकी एब्सेंट लगेगी. रोल नंबर 7, रोल नंबर 8 ने आंसर नहीं किया. आपने चले आंसर तो किया, ये तो आंसर ही नहीं कर रहे, सो इट मींस नॉट प्रेजेंट. सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास. समझ नहीं आ रही करना कैसे. एब्सेंट लगेगी. इट मींस कि आप पिछले लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे.
नहीं सर, सारे कर रहा हूँ। ओके, 4 का केस डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 4, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए f ऑफ 4 डेंसिटी चाहिए, विच मीन्स कि x की वैल्यू 4 है, उसका फॉर्मूला अगर वो बाइनोमियल डेंसिटी फॉलो करता है, इट मीन्स कि मैं बाइनोमियल वाले फॉर्मूले से ये प्रोबेबिलिटी लेके आऊंगा, विच मीन्स कि मैं n की वैल्यू was 7, k की वैल्यू इज 4 और p की वैल्यू इज 0.2, so you get 0.2 to the power 4 and 1 minus p to the power n minus k, which is 7 minus 4. 1 minus 2 जो है, by the way, sorry, 1 minus p जो है वो 0.8 है, तो I get 0.8 to the power 7 minus 4. इसका आंसर आप कहते हैं कैलकुलेटर नहीं है, पर आप या तो मोबाइल फोन 0.028 0.02, that's the answer. Okay, Sir, 0.028. 028. Okay, बाकी आंसर्स 5 सर 6 सर 5 का 0.0043. Okay, great. Oops. Okay, I didn't anticipate कि इतना टाइम लग जाएगा। 5 का आंसर क्या था? 0 पॉइंट, मुझे दोबारा बताइएगा आंसर 5 के केस में। एनीवन, 5 के केस में क्या आंसर है? सर 7 का लिख लें सर, 0.0000128। सर 5 का 0.0043। नहीं, अब मैं 7 का लिख रहा हूँ, 0.000 आगे सर एक और 0, 4 0, 128। जी सर 4 0, 128। सर 6 वाले का 0.000 0.000 what? 0.003। ओके, 5 के केस में सर 7 का 128। सर 0.0043 यार। 7 का 128 जो मैं राउंड करके 13 दिखती है। ओके, सो ये है आपके। आई एम अज्यूमिंग कि रोल नंबर्स 9 to 16 जो है वो ये टेबल इस वक्त फिल कर चुके होंगे, और रोल नंबर 17 to 24 ये वाला टेबल फिल कर चुके होंगे। सो कीप द टेबल एट हैंड, उसके सारे सेल्स मैं अभी उन पे आता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, हम इसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसको ड्रॉ कर ले, उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज क्या थी? 0 हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी, 0 की प्रोबेबिलिटी, वो थी 0.21। लेट्स से कि दिस इज 0.2, हाँ ये 0.2 है। 1 की डेंसिटी थी 0.36, तो लेट्स से ये 0.36 है, ठीक है। 2 की प्रोबेबिलिटी थी 0.275, 0.275, ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ओके, 3 की प्रोबेबिलिटी थी 0.114, वो तो यहाँ कहीं आ जाएगी। 4 की प्रोबेबिलिटी थी 0.028, काफी नीचे। 5 की प्रोबेबिलिटी 0.0043, और नीचे। 6 की प्रोबेबिलिटी और नीचे। 7 की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज आई हैं, सही। मैंने प्लॉट ठीक किया है, सही? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास एफ के फंक्शन प्लॉट हो गया। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम आते हैं ये इसमें, लेट मी कॉपी दिस टेबल।
ओके, अब आप लोग अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज बता सके। Anyone? ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो मुझे लिखवा सकता है? सर 0 पे है 0.0078, 0 के केस में क्या है? 0.0078, एक सेकेंड, 0.0078, ओके फाइन। 1 के केस में? सर 1 में 0.054। 054, 054। 2 के केस में? क्विकली गाइस, क्विकली। सर 3 की है 0.273, 0.273। 2 के केस में? 4 के केस में? 2 के केस में 0.164। 0.164। और इसको जरा इसको कंप्लीट करें आप लोग। सर 4 के केस में 0.273, एक सेकंड, आप इसको जरा कंप्लीट करें। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। Okay. By the way, roll number 17 till 24, काइंडली ये अगला टेबल फिल करें यार, इसको जल्दी करें, बहुत टाइम लग गया। ओके, 4 पे क्या आंसर है? 0.273, 0.273। अच्छा, नोट करें 3 पे क्या आंसर था? You notice something? 3 और 4 के आंसर्स? सर सेम आ गए। ओके, 5 पे क्या है? 5 पे 0.164, 0.169, यस सर। 0.164, 0.164। और 6 पे 0.054 तो नहीं आया हुआ? और 7 पे 0.0078 तो नहीं आया हुआ? ये वेरीफाई कर लें आप। ऐसा ही है ना? 6 पे 0.054 ही है। हाँ, कर लें वेरीफाई। 0.0078। तो लगता है जैसे कोई पैटर्न है यहाँ पे। सर जब प्रोबेबिलिटी हाफ करते हैं ना तो फिर उसके बाद फिर रिपीट होने लग जाते हैं। सिमेट्रिक हो जाता है सब कुछ। यस। ओके, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिमेट्रिक सा प्लॉट आएगा। सो बाय द वे, रोल नंबर 17 till 24 प्लीज ये अगला टेबल फिल करें, हम उस पर आते हैं। तो इसको जब मैं प्लॉट करता हूँ, सेम 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, 0 पे आंसर वाज 0.0078। ये क्या हुआ? What happened here? Okay. तो 0 पे आंसर वाज लेट्स से 0.0078, इस पे आंसर वाज 0.054, इस पे आंसर वाज 0.164, इस पे आंसर वाज 0.273, इधर फिर से 0.273, फिर से 0.164, फिर से 0.0054, फिर से 0.0078। तो ये एक बिल्कुल सिमेट्रिक किस्म का प्लॉट आया है। ओके,
ओके, अच्छा अगला ये आप लोग मुझे लिखवा सकते हैं क्विकली। सर 1 का है 0.0012। 0 है और 1 है। 1 का आया है 0.0012। 0012। ओके ओके, सर 0 का 6.1 into 10 raised per minus 5। 6.1 into 10 raised to power minus 5, यानी बिल्कुल जीरो के बहुत ही पास कोई। ठीक है, सर ये 0.00010 है। 2 का 2 की बात कर रहे हैं? और सर 0 का बता रहा था। नहीं, 10 to minus 5 कह रहे हैं, तो ये तो 0.0000061 इस तरह का कुछ होगा। तो कौन कुछ सही इसी है? तरह ही है। नहीं, कुछ इसी तरह नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नंबर बताएं फिर। क्या नंबर आता है आपके पास? सर 2 का 0.0115। 0 का बताएं। तो 0 का 0.000110 इस तरह आ रहा है। 0 का आएगा 0.061। तो फिर ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। 6.1 सही है। 2 का 0.0115 बताया मुझे आप लोगों ने। 3 का क्या है? 0.0576। एक बंदा बताया 0.0576। 0.0576 बंदे। ओके, 4 का 0.0144। 5 0.3114। 6 0.3114। 6 का भी? जी सर। ओके, 7 0.1335। 1335. Okay, and when we plot this one, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, और ये ऑलमोस्ट 0 है। ये 0 से जरा सा ऊपर उठता है, ये उससे 1 4 का 0.172 है। हाँ, मुझे कुछ आंसर्स कुछ गलत बताए गए हैं। 2 का आंसर क्या है? सर 2 का सही है। नहीं, सही 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 बता रहे हैं आप। तो ये उससे बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है। 3 का आंसर 0.01 की बजाय 0.05 है, ये और भी बड़ा है। और 4 का आंसर आप क्या कह रहे हैं? 0.172 है। पक्की बात है? जी सर। 336। कोई और अगर कंफर्म कर दे तो। अगर कोई और कंफर्म कर दे? यस सर, यही है। मेरे ख्याल में आप सही कह रहे होंगे। ठीक है सर। 0.172। 172। मैं इसीलिए ज्यादा लोगों से करवाया था कि ताकि ये गलती का चांस कम। 0.172। ओके, तो ये इससे भी डबल है, और 5 पे 0.3 आ गया, वही तो उससे भी और भी ज्यादा बड़ा है, 3 गुना। और 6 पे भी आपके मुताबिक सेम आंसर आता था, फाइन। और 1 पे फिर ये नीचे गिरता है 0.13 पे। ये 0.17 था, 0.13 से थोड़ा सा और नीचे होगा, फाइन। तो इस पे इस किस्म का प्लॉट आ गया डेंसिटीज का। ओके, ग्रेट। तो हमने पूरी एग्जांपल के साथ हमने देख लिया कि बाइनोमियल डेंसिटी जो है वो या तो ये टेबल्स और ये प्लॉट्स अपने साथ लेके फिरें, या सिर्फ ये फॉर्मूला लेके फिरें। और फॉर्मूला भी लेके फिरने की बजाय बस आप अगर यही कह देना कि मेरा रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल है, n7 है और p 0.5 है, सिर्फ इतना ही बता दें, तो जो भी रिक्वायर्ड होगा मैं बाद में वो कैलकुलेट करके ले आऊंगा। तो दिस इज व्हाई वी यूज, यानी अब आप नोट करें कि ये कोर्स आहिस्ता आहिस्ता ना अब चीजों को कॉम्पैक्ट कंसाइज करके आगे चलेगा ये कोर्स, कि अब हम बस सिर्फ इतना ही बता दिया करेंगे कि एक रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल है,
उससे फिर एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या हो रहा था, क्या काउंट कर रहे हैं, डेंसिटी कैसे आएगी. ओके अच्छा, अब मैं आपको एक चीज ऐसे ही बस, अगर मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, ये बाद में शायद कभी यूज हो जाए. आप नोट करेंगे अगर मैं ये इनको कनेक्ट करूं ना आपस में, मैं शेडेड लाइन से कनेक्ट करता हूं, डैश लाइन से कनेक्ट करता हूं, तो ये कुछ इस तरह के आएंगे. अगर मैं कनेक्ट करता हूं, अगर इसको कनेक्ट करता हूं, ये सिमेट्रिक जो था, और अगर इसको करता हूं तो ये ऐसे आएंगे. अब ये सेंटर वाले को देखें, ये हल्का सा लगता है कि जैसे कोई बेल की शेप बन रही है. ठीक है, बेल की शेप बन रही है, बेल शेप्ड. ये बात उधार पे रही, इस पे कभी आएंगे दोबारा, लेकिन ये बात नोट कर लेंगे, ये बेल की शेप सी बनी है, उल्टी एक बेल पड़ी है. और बाकियों में भी ये हल्का सा ये नजर आ रहा था बेल शेप, लेकिन वो बेल कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि रैंडम वेरिएबल वो वैल्यूज उसके आगे लेता नहीं था. ये वाला भी बेल कंप्लीट नहीं हो सकी राइट पे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल उस तरह की वैल्यूज लेता नहीं था. लेकिन यू कैन सी कि ये सेम किस्म की शेप नजर आने लग गई है. ठीक है, चलें, ये तो हो गया. अब आगे चलते हैं. अगली बात ये थी कि हमने इस रैंडम वेरिएबल की सारी बातें कर ली, इसके क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन को नहीं देखा. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सर वो उनकी ऐड कर करके लिखते जाएंगे. जी बिल्कुल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अगर मैं इसको देखूं, वो फंक्शन कहता है, कैपिटल एफ उसको कहते थे, टी कोई वैल्यू उसको देते थे, और उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि वो प्रोबेबिलिटी थी कि आपका रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू टी वाली वैल्यूज लेता हो. अब लेस देन इक्वल टू टी में इसका मतलब है उसकी तमाम वैल्यूज जो टी से छोटी हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा. ठीक है, व्हिच मींस, और ये जो हमारा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो कि नंबर ऑफ हेड्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो. इसका मतलब मैं सम करूंगा कुछ प्रोबेबिलिटीज का, जिनमें जो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी है वो तो जीरो होगी. ठीक है, और चलिए मैं अभी फिलहाल बहुत रफ तरीके से लिख लेता हूं. लेट्स अस्यूम कि टी एक इंटीजर ही है. तो ये 0 से लेके टी तक आप उन तमाम डेंसिटीज को सम कर देंगे. सॉरी टी नहीं, के. ठीक है ना, जिसको आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, कैपिटल एफ, वो डेंसिटीज का ही तो सम होता है. मैंने और देखना था कौन सी डेंसिटीज, वो सारी डेंसिटीज जिनमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टी से छोटी है
वो कौन सी होंगी, के 0 से लेके टी तक, ठीक है। और इसको आप कह दें के इक्वल 0 से लेकर टी तक, और एफ ऑफ के जो है वो असल में बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था ना, और तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में जो डेंसिटी है वो n चूज के p टू द पावर k और 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k। तो ये आपको ये जो सम करके मैं करूंगा ये आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन दे देगा। अनफॉर्चुनेटली ये सम आपको करना पड़ेगा। देखें कई दफा ये होता है कि जो सम कर रहे होते हैं सीरीज, जब आपने एफएससी में सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा तो कई दफा होता है कि सम्स का ना आप एक क्लोज्ड फॉर्म, एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि ताकि आपको इंडिविजुअल टर्म्स को एक्चुअली सम ना करना पड़े, फाइनल आंसर का एक फॉर्मूला आ जाता है, सम का एक फॉर्मूला आ जाता है क्लोज्ड फॉर्म। वो इस केस में नहीं बनेगा। सो देयर इज नो क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूला, देयर इज नो क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन। For CDF of binomial random variable होता तो हम उससे डायरेक्टली कर लेते, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस सम को बारी बारी खोल खोल के सारी टर्म्स लिख के उनका सम कर देंगे और आपको CDF मिल जाएगा। चलें, ये फॉर कंप्लीटनेस मैंने CDF का भी जिक्र कर दिया। ओके, अब चलते हैं एक और किस्म के रैंडम वेरिएबल पे। और सर जी सर ये CDF है जो अभी आपने एक फॉर्मूला बनाया है समेशन का नोटेशन लगा के, इसका मतलब यही है ना कि जो हमने पहले PDF में किया है 0 की प्रोबेबिलिटीज 1 2 3 जो आपने अभी हमें एक्सरसाइज दी थी, उन सबको सम करके इसका आंसर आएगा। जी बिल्कुल, ऐसा करते हैं। इस छोटी एग्जांपल में देख लेते हैं, ये जो हमने टू कॉइन टॉस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसके अंदर ही अगर आप मुझसे पूछे ना कि आप वो बताएं f ऑफ 1 बता दें, तो मैं कौन कौन सी डेंसिटीज को ऐड करूंगा? सर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। बिल्कुल, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। और उनके आंसर जो हैं, f ऑफ 0 हमने लिखा था 1 माइनस पी स्क्वायर, और f ऑफ 1 हमने लिखा था 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। ये दैट्स द आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी करना है कर ले, पर दैट्स द आंसर, ठीक है। ओके, और f ऑफ 2 क्या आएगा? 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, आपका आंसर सही होता होगा, लेकिन मैं आपको उसका फाइनल आंसर बता देता हूं। f ऑफ 2 1 आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सर इसको ऐड करेंगे ना, प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। तो f ऑफ तो 1 वाली f ऑफ 1 क्यों नहीं 1 आ गया? f ऑफ 1 क्यों नहीं 1 आया? वो भी तो प्रोबेबिलिटीज का सम। टू के अंदर दोनों हेड आ रहे हैं तो इसलिए 1 है। हाँ, आपका जो जाता ही नहीं है, व्हिच मींस जब आप मुझसे पूछेंगे 2 या 2 से कम, तो रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज उसमें आ जाएंगी, और उन तमाम का सम अगर मैंने करना है वो तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये एक आपको हिंट दे रहा हूं, दैट्स लाइक अ क्विक क्विज क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दूं और इस तरह की बात पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये तो 1 नहीं आना, ठीक है। ग्रेट, चलिए ये भी बता दें फिर, f ऑफ 0 क्या आएगा और f ऑफ -1 क्या आएगा? सर f ऑफ 0 वो यही होगा 1 माइनस पी होल स्क्वायर, और f ऑफ माइनस, क्योंकि इक्वल टू भी इन्वॉल्व है, तो 0 की अपनी प्रॉपर्टी आई जाएगी, -1 जो है वो 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। ओके, कवर करना चाह रहा हूं। अब एक और रैंडम वेरिएबल है, चले मैं उसका नाम अभी नहीं लिखता उस रैंडम वेरिएबल का, उस रैंडम वेरिएबल पे भी अभी नहीं जाता। अभी हम ये करते हैं कि
एक मैं आपको फंक्शन देता हूं, वो फंक्शन की वैल्यू है 2 टू द पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं चाहूंगा रोल नंबर्स रोल नंबर्स 30 से कहां तक जाएं? 60 सॉरी 30 से 40 तक, 30 से 40 तक। आप इस फंक्शन की मुझे वैल्यूज आपने बतानी है फॉर k इक्वल्स 0 से लेके 10 तक। ठीक है, 0 से 10 तक आपने मुझे वैल्यूज बतानी है। इंटीजर्स, k इंटीजर्स है, 0 1 2 3 10। और आप ये कर दें, और रोल नंबर्स तो आप लोग शुरू कर दें प्लीज ये वैल्यूज लिखना। और रोल नंबर्स 40 टू 50 आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसी फंक्शन की, और इनफैक्ट सब लोग ये कर लें, मैं पूछूंगा सिर्फ इनसे, आप लोग मुझे ये वाला फंक्शन 3 टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल, इस फंक्शन के आंसर दें। अगेन k की वैल्यूज वही है 0 से लेकर 10 तक। Okay. तो ये क्विकली अगर आप मुझे बता दें। जी, मुझे आप आंसर इसका बता सकते हैं, फंक्शन का आंसर 0 पे, रोल नंबर 30 0 पे क्या आंसर होगा? जी, रोल नंबर 30 क्या आंसर होगा 0 पे? इसका आंसर 1 होगा। 2 टू द पावर 0 इज 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1 अगेन, तो ये 1 ओवर 1 होगा, 1 आंसर आ गया। 1 पे क्या आंसर होगा? 2 2 टू द पावर 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल विच इज 2, आंसर 2 है। 2 पे क्या आंसर होगा? 2 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2। 3 पे क्या आंसर होगा? 8 over 6 8 ओवर 6। चलें, सर 1.33 कर लें। नहीं, 8 ओवर 6 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यानी 4 ओवर 3 कर लेते हैं। चलें, 8 ओवर 6 ही रखते हैं जी, सादा रखते हैं चीज। 8 ओवर 6। 4 पे आंसर क्विकली आप मुझे बताते जाएं। आप 4/3 सर, 2/3 2/3 4/24। ऐसा करें, मुझे पूरे वाला बताएं। चलें, जो भी आप बताते हैं। 0.16/24 2/3 आपने बताया था। और 5 पे नहीं, एक सेकंड, ये 2/3 क्या, ये 4 का आंसर दोबारा बताएं मुझे। सर 2/3 यानी 0.67 सर 16 over 12 रहेगा। यानी 2/3 ठीक लिखा है मैंने जी सर, 4 का यही है। जी सर। ओके, 5 का आंसर है 5। 16 4/16 4/16 सर 15 आता है। 4/15 4/15 6 का आंसर करते जाए आप लोग। कुछ लोग उल्टा चले ना, कुछ लोग 10 से करना शुरू करें ताकि 4 over 45 सर। 4 ओवर 45 4/45 जी 7 का आंसर। कम ऑन गाइस, आप सब लोग मेरे साथ ना चलें। 8/315 दोबारा बताइएगा। 8 divided by 315 8 डिवाइडेड बाय व्हाट? 315 315। 8 का आंसर
2 2 divided divided by 215. 315. 2 divided by 315. 9 का आंसर 4 divided by 2835. 4 divided by 2135. 2835. 2835. और 10 का आंसर 4 divided by 1417. 4 divided by 14175. 14175. ओके ग्रेट. तो आप नोट कर रहे हैं कि ये जो आंसर्स एंड पे आ रहे हैं ये जीरो के पास जाते जा रहे हैं, है ना? जी सर. ओके यस सर. अच्छा, अब रोल नंबर्स 40 से 50, ठीक है? आप लोग मुझे ये टेबल, आपका हो गया ये टेबल रोल नंबर्स 40 से 50? यस सर. यस सर. यस सर हो ओके गया. ठीक है ग्रेट. अब आप एक काम करें, मैं वो टेबल यहाँ पे लिखता नहीं, ठीक है? आपका टेबल मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं अब दोनों ग्रुप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आपके पास 0 से लेके 10 तक जो फॉर्मूला के आंसर आए हैं 1 2 2 8/6 2/3 और दूसरे लोगों के, इनका सम बता दें मुझे. आप लोग अपने टेबल का सम बता दें रोल नंबर 40 to 50 और आप लोग इस टेबल का सम बता दें. सर हमारे वाला टेबल भी लिखवा लें, इस तरह सारा करना पड़ेगा दोबारा. हमने अपने अपने नंबर पे वो फाइंड किए हैं. एक दूसरे को बता दें, आप चैट पे लिख दें. रोल नंबर 40 अपना आंसर लिखे, फिर 41 अपना आंसर लिखे, और कोशिश करें कि जब 40 का आंसर आ जाए तब 41 चैट पे लिखे, ताकि ऑर्डर में आंसर्स आ जाएंगे आपके पास. ओके सर. डू दिस वेरी क्विकली और सम करते जाएं. सर सम आया 20, हमारा दूसरा 40 और 50 तक. जी बताइए, सम बता दें. 20.04. ओके 20.04. और ये बाकी लोग वो चैट पे जो कर रहे हैं, 89. कंटिन्यू दिस, ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि 20.04 आंसर सही है या नहीं सही. और यहाँ पे 2 की बजाय हमारे पास 3 था. 3 to the power. ओके, और पहले ग्रुप का क्या आंसर आया सम का? 6.55. 6.55. ओके ओके. अच्छा, अब मैं आपको ना एक नंबर बताने लगा हूं. वो नंबर है, उसको मैं ई कह देता हूं. अच्छा, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ग्रुप से. आपका जो पहला ग्रुप है, कैन यू फाइंड दिस वैल्यू फॉर मी, दिस नंबर ई टू द पावर 2. और जो आपका ग्रुप है 40 to 50, कैन यू फाइंड फॉर मी ई टू द पावर 3. अब कैलकुलेटर पे ई का होता होगा सिंबल भी शायद. एनीवे सर 7.38. जो मेरा पहली वाली है ना, जो आपने पहला वाला टेबल दिया था, उसका आंसर मेरा ये नहीं आ रहा, मेरा 7.38 आ रहा है. ओके यस सर, मेरा भी यही है. 7.3 आ रहा है. ओके, सो वेरीफाई हो गया. चलिए, अच्छा है कि सब लोगों ने किया. सर ई क्यूब का है 20.085. 085. एक सेकेंड, इसका आंसर मुझे 7.38 सर. 38. ओके, और ई क्यूब का आंसर क्या है? 20.085. 085. और ई स्क्वायर का आंसर क्या था? सर उसका आंसर यही आ रहा है, 7.3890566099. 7.3890 आगे 56. जी सर. 9056 whatever. Okay fine. So do you notice के ये करीब हैं नंबर? Yes.
यस सर। ये भी करीब करीब है, ठीक है। हाँ जी। सो जी सर। व्हाट रियली हैपेंस इज, जो मैं आपको पूरी बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं आप दोनों चीजें कंबाइन करता हूं कि अगर आप एक सम करें 0 से लेकर, हमने तो 10 तक सम किया था, अगर आप ये सम इन्फिनिटी तक भी ले जाएं, नोटिस कि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे थे, ये जो बड़ी वैल्यूज पे जो फॉर्मूला है वो 0 के पास चला गया था, है ना। यस सर। तो ये आगे इन्फिनिटी तक भी चलता जाऊं मैं, तो बहुत ही छोटी वैल्यूज ऐड हो रही होंगी, सम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सम कन्वर्ज करेगा किसी जगह पे। यस सर, ऐसा ही है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला है, अब ग्रुप 1 जो है वो यहाँ पे वो 2 टू द पावर k से चल रहे थे, और ग्रुप 2 जो है वो 3 टू द पावर k से चल रहे थे। तो सिर्फ यही फर्क था, ये जो भी वैल्यू थी ना 2 या 3 जिसकी पावर ली गई थी, उसको मुझे इजाजत दें कि मैं उसको लैम्डा कह दूं। तो हम लैम्डा टू द पावर k कर रहे थे और उसको k के फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे थे। आप मेरे साथ हैं, हमने यही किया था ना अभी। एक ग्रुप ने लैम्डा 2 रखा था, दूसरे ग्रुप ने लैम्डा 3 रखा था। आंसर जो इस एक्सप्रेशन का आता है ना, इस एक्सप्रेशन का आंसर कम्स आउट टू बी e टू द पावर व्हाट, बताइए मुझे। K. लैम्डा Lambda. पावर लैम्डा, एग्जैक्टली। इस तरह की जो सीरीज होती है उसका सम वो इन्फिनिटी, उसका सम इन्फिनिटी नहीं होता, क्योंकि उसमें सक्सेसिव टर्म्स कीप गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, देयरफॉर इट कन्वर्जेस टू अ सर्टेन वैल्यू, और वो वैल्यू e टू द पावर लैम्डा होती है। इसका मैंने प्रूफ नहीं आपको कराया, मैं बस आपको एक इसकी एग्जांपल, 2 एग्जांपल से शो कर दिया। ओके, सो लेट्स यूज दिस। अब मैं एक रैंडम वेरिएबल बनाने लगा हूं x, और मैं कहने लगा हूं कि x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू k होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं डिफाइन करने लगा हूं खुद, और वो इस तरह से करने लगा हूं, लैम्डा टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल। नाउ नोटिस के अगर मैं सिर्फ ऐसे डिफाइन करूं प्रोबेबिलिटी, ये जो फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है, कैन इट बी ग्रेटर देन 1? क्या आपके किसी टेबल में k की किसी भी वैल्यू पे ग्रेटर देन 1 आंसर आया था? यस सर, आए हुए हैं। राइट, इस पहले टेबल में देख लें कि 1 और 2 और 2, तो ये तो प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती, ठीक है। How can I convert them to probabilities? How can I convert them to probabilities? यानी अभी इन नंबर्स की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में नहीं है। दूसरी बात, इनका जो सम है वो 1 से बड़ा है, मतलब कोई गारंटी नहीं कि वो 1 से 1 आए सम। यहीं से पता लग गया, इसका 7.38 सम आ गया था। अब मैं क्या चीज कर सकता हूं कि सम 1 आ जाए? एनीवन? सर k डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन लैम्डा k ओवर k। एनी अदर ट्राइज? करीब हैं आप, डिवाइड होगा किसी चीज से, किससे डिवाइड करूं? e की पावर लैम्डा, यानी सम से डिवाइड कर दूं। अगर मैं जो भी सम पहले आ रहा था अगर उसी से डिवाइड कर दूं मैं हर नंबर को, तो अब सम 1 नहीं आएगा। यानी इफ आई हैव 2 नंबर्स a प्लस b, तो इनका सम तो a प्लस b आ गया है। हाँ, 2 नंबर थे, a था और b था, इनका सम तो a प्लस b आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को सम से डिवाइड कर दूं, a ओवर a प्लस b और b को b ओवर a प्लस b, और इनका सम करता हूं, लेट्स सी सम क्या आता है। a ओवर a प्लस b ओवर a प्लस b। सो a प्लस b, यहां से a आ जाएगा, प्लस यहां से b आ जाएगा, एंड यू गेट 1। यानी इफ यू डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स
बाय द सम ऑफ दोज नंबर्स, और जो रिजल्ट आता है उसको सम करेंगे तो सम 1 आ जाएगा। दो बातें हुई हैं, एक तो सम 1 आ गया है, दूसरी बात क्या हुई है, ये वैल्यू क्या आई होगी, क्या ये 1 से बड़ी हो सकती है? ये 1 से बड़ी नहीं ना हो सकती। नो नहीं हो सकती। नो सर, नो सर। और लेट्स अज्यूम कि ये जो a था ये पॉजिटिव ही था पहले ही, लेट्स अज्यूम कि ये जो b था ये भी पॉजिटिव ही था। हमारे केस में ऐसे ही है, हमारे ओरिजिनल नंबर्स पॉजिटिव है सारे के सारे। तो अगर ये पॉजिटिव पहले थे तो अभी भी पॉजिटिव होंगे, और चूंकि आपने सम से डिवाइड कर दिया है, ये जो a प्लस बी है ये a से तो बड़ा ही होना है, छोटा नहीं हो सकता, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं आ सकती है। अगर आए तो ये जो आंसर है ये बिटवीन 0 एंड 1 होगा। ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, सो जब भी मैं सम से डिवाइड करूंगा तो जो इंडिविजुअल चीजें थी वो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी, और ये नई वैल्यूज का सम 1 आ जाएगा, विच मीन्स के प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी। सो लेट्स डिवाइड बाय द सम। इस फॉर्मूले में मैं वापस आता हूं और मैं 1 ओवर e टू द पावर लैम्डा कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी वैल्यूज का अगर मैंने सम किया होता ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख देता हूं कि मेरी जो k की वैल्यूज हैं वो 0 से ऑनवर्ड्स होंगी, इंटीजर्स होंगे इंफिनिटी तक, राइट। इनफैक्ट मैं कुछ भी, मैं इस तरह ही बस इसको रहने देता हूं कि वो खत्म नहीं होता, जस्ट कीप्स गोइंग, ऐसा सेट है। और ये हमने देख लिया है कि इस तरह की वैल्यूज का जो सम है इंफिनिटी तक वो e टू द पावर लैम्डा आता है। मैंने उस e टू द पावर लैम्डा से डिवाइड कर दिया है। नाउ आई एम गारंटीड कि ये जो एक्सप्रेशन पूरी की पूरी आई है ये 0 से 1 के बीच में होगी, और इस एक्सप्रेशन का सम जो होगा वो 1 होगा। ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है जिसका फॉर्मूला मैंने इस तरह करके लिख दिया है, जिसका फॉर्मूला मैंने इस तरह करके लिख दिया है, दिस इज कॉल्ड पॉइसन रैंडम वेरिएबल। ये अगर आप इसको पॉइजन कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, इजाजत है, क्योंकि हमारी जुबान में है नहीं ये नाम। अगर आप पॉइजन के साथ खुश हैं आप पॉइजन कह लें, पर अच्छा होगा कि अगर जो बंदे का नाम है अगर हम प्रोनाउंस करना आता हो तो फिर सही तरह ही करना चाहिए। यानी अगर हमारा नाम कोई जरा खराब करे तो शायद हम, बुरा तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन हम थोड़ा होंगे कि अच्छा अगर ये सही तरह, अगर कोई आपका नाम, किसी और जुबान का बंदा आपका नाम सही तरह अगर ले ले तो आप खुश होते हैं कि अच्छा इसने एफर्ट की मेरा नाम सीखने में। तो ये कोई साइंसदान था, उसका नाम पॉइसन था, एंड दैट्स हाउ इट्स रिटन, पॉइसन। इट्स अ पॉइसन रैंडम, जिस तरह बर्नूली बंदे का नाम था, ये पॉइसन किसी का नाम था। ठीक है जी, इस रैंडम वेरिएबल का जो है रेंज, जो डेल वाला सेट था, ये है वो सेट। ठीक है, दिस इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल, और इसकी भी जो डेंसिटीज हैं वो डेंसिटीज आपने लिख ली हैं। असल में सिर्फ इन्हीं नंबर्स को, जो टेबल में नंबर्स आए थे, इन्हीं नंबर्स को 7.38 से डिवाइड करना था बस। ठीक है, और जो नंबर्स दूसरे ग्रुप के टेबल में आए थे उन नंबर्स को आप 20.085 से डिवाइड कर दें e टू द पावर 3 से, तो वो डेंसिटीज आ जाएंगी, उनके भी इसी तरह प्लॉट हो जाएंगे। तो इस टेबल का मैं प्लॉट बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इस टेबल का जो प्लॉट है, मैं इसको नहीं, let me copy this table. Let me copy this table. सर काफी है आज के लिए। ठीक है, हाँ, मैं बस इसको प्लॉट कर दूं, हम इसको थोड़ा सा देख लें। और
फिर हम एंड करते हैं। कि अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक होगी। इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू आई है, सो 0 पे इसकी वैल्यू थी, लेट्स से अगर यहाँ 1 थी तो यहाँ पे उसका डबल थी 2, इधर भी उसका 2, उसके बाद 8/6 मे बी 1.5, आई थिंक 1.5 है। ये आ गई। उसके बाद 1 से छोटी होती गई वैल्यूज, ठीक है। और फिर ये बहुत छोटी होती गई, बहुत जल्दी ये काफी छोटी हो गई थी, 0 के पास चली गई थी, ठीक है। अच्छा, इन पे भी मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं उस तरह से प्लॉट करना चाहूंगा। इनको कनेक्ट अगर मैं करूं तो इधर भी एक थोड़ी सी वो बेल सी शेप कोई थोड़ी सी बनी है, ठीक है। और इधर भी इधर भी ऐसे ही होगा कि आप जब कहेंगे ये पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, तो आप कहेंगे माय रैंडम वेरिएबल एक्स वाई जी, जो भी उसको कहना है, आप कहेंगे इट फॉलोज, और इसको पूरा ही लिख देते हैं, इट फॉलोज अ पॉइसन डेंसिटी। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल जिसकी डेंसिटी अगर आपने मालूम करनी है वैल्यूज, तो इट फॉलोज अ पॉइसन डेंसिटी, जिसमें जो पैरामीटर है वो लैम्डा है। क्योंकि आप नोट करें कि इस फॉर्मूला में के तो आप इनपुट कर रहे हैं ना, के पे वैल्यू बताओ, लेकिन जो पैरामीटर है वो लैम्डा है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, बट लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है। इसका पैरामीटर लैम्डा है जो डिटरमिन करता है कि किस तरह की ये डेंसिटीज आएंगी, पर लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और ये फिक्स्ड होगा। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी पॉइसन डेंसिटी है जो यहां पे बनाई हमने? यानी अगर ये रैंडम वेरिएबल एक्स था तो ये कौन सी पॉइसन डेंसिटी फॉलो कर रहा था? एनीवन? लैम्डा क्या था इसमें? के लैम्डा के नहीं था, ये तो वो वैल्यू है जो बार बार आप डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं कि इसकी डेंसिटी बताओ, इसकी डेंसिटी। 2 था लैम्डा, पैरामीटर इसमें ये था, ठीक है। ये मैंने बनाई तो इनके हिसाब से है, लेकिन असल में ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये असल में 0 की जगह पे है 1/e⁻²। यहाँ जो 2 है उसमें असल में है 2/e⁻², एंड सो ऑन, ठीक है। यानी ये वो डेंसिटी है, ये वो पॉइसन की डेंसिटी है जिसको एफ कहेंगे, एफ ऑफ के, ठीक है, नॉर्मलाइज करके। अच्छा, अब मैं आपको बस हम आपको वैसे ही प्लॉट करके दे देता हूं कि अगर आप पॉइसन, और अपने तौर पे आप ये ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट, कि अगर आपके का रैंडम वेरिएबल ये वाली, लेट्स से कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है जो ये वाली पॉइसन डेंसिटी फॉलो करता है, जिसमें लैम्डा की वैल्यू 0.9 है, ठीक है, उसको जब आप प्लॉट करेंगे ना तो वो आएगी इस किस्म की, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, और फिर वो इस तरह की आएगी जिसपे ये 9-10 के इर्द गिर्द ना, तो आई थिंक ये वैल्यू में भी 10 होगी या 9 होगा या 8 होगा, 7 6 5 4 3 2 1 11 12 13 14 15 तक। सो अगर आप ये प्लॉट करेंगे तो ये इस किस्म की आएगी। और इसमें भी आप अगर मुझे फिर से इजाजत दें कि अगर मैं इनको कनेक्ट करूं
तो फिर से एक बेल की तरह की शेप बनेगी। यहाँ 2 के ऊपर वो बेल पूरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि k की वैल्यू 0 से कम हो नहीं सकती थी, लेकिन ये 0.9 की बारी वो बेल पूरी नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो जो बात अब उधार रह गई, पहले भी मैंने कहा था कि ये बेल वाला फिनोमेना हमें कभी कभी नजर आता है, कभी पूरी तरह क्लियरली नजर आता है, कभी जरा हल्का नजर आता है, पर ये बेल वाला फिनोमेना नजर आ रहा है। ये आगे जाके लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स हम इसलिए करते थे क्योंकि जो कॉइन टॉस की तरह के फिनोमेना थे ना, वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से आप स्टडी कर सकते हैं। पॉइसन रैंडम वेरिएबल हम क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं वो रियल लाइफ फिनोमेना बता देता हूं जो इससे मॉडल किए जा सकते हैं। अगर आपने ये मॉडल करना है कि आपके पास एक टेलीफोन एक्सचेंज है, कॉल सेंटर है, ठीक है, तो वो जानना चाहेगा कि कितनी कॉल्स आएंगी। इन द नेक्स्ट मिनट, या किस तरह से कहें, हाँ, बेसिकली पॉइसन रैंडम वेरिएबल कैन बी यूज्ड to model the number of calls arriving at a telephone exchange। ठीक है, तो एक ये इसकी एग्जांपल हो गई। फिर जो आपके रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो, उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिट जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय radioactive material, by a radioactive substance, उसकी भी जो मॉडलिंग है वो बाइनोमियल से नहीं होगी, वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है असल में। वो कोई कॉइन टॉस की तरह नहीं है कि जिसका आप कह दें कि हेड आया या टेल आया, और जिसमें आप कह दें कि अच्छा 10 हेड आने का क्या चांस है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल से आप स्टडी कर सके। अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके कर रहा है तो वो कब अगला पार्टिकल डिके होगा, कितनी देर लगेगी दो डिकेज में, तो वो एक्सपेरिमेंट ही कोई और है। तो उनको स्टडी करने के लिए आपको इस तरह की डेंसिटीज चाहिए होती हैं। उनका ये एक अच्छा मॉडल है पॉइसन रैंडम वेरिएबल। इस तरह की चीजों पे शायद अगर हम सवाल वगैरह करेंगे तो शायद जरा और क्लियर हो जाए, पर दैट्स पॉइसन रैंडम वेरिएबल। और पॉइसन रैंडम वेरिएबल के लिए भी आपकी जो CDF है वो क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है, यानी वो सम करके ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर आप कहें कि मुझे बताएं पॉइसन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू t से कम होने का चांस, तो वो सम करके ही निकालनी पड़ेगी। और k की वैल्यू, क्योंकि पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर होता है, नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग, तो नंबर ऑफ कॉल्स तो 0 हो सकता है, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड, तो वो तो 0 हो सकते हैं, 0 से कम तो नहीं हो सकते, फिर नंबर की बात होती है। तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल हमेशा 0 से शुरू होता है, कम से कम वैल्यू, और फिर यहाँ रफली स्पीकिंग ये t तक आप सम करेंगे अगर t इंटीजर है, और आगे डेंसिटी होगी। जो डेंसिटी है वो हम लिख लेते हैं लैम्डा टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 ओवर e टू द पावर लैम्डा था, लेकिन 1 ओवर e टू द पावर लैम्डा जो है वो सम के बाहर आ सकता है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक है,
1 ओवर ई टू द पावर लैम्डा तो सम के बाहर आ सकता है, वो तो कांस्टेंट टर्म थी, तो मैं उसको बाहर ले आता हूँ, और वो 1 ओवर ई टू द पावर लैम्डा था, उसको मैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा लिख देता हूँ। आप दूसरी तरह भी लिख सकते थे, मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि कभी कभी आपको इस शक्ल में नजर आएगा, तो चारों दोनों शक्लें आप देख लें। ठीक है जी, ये 2 किस्म के रैंडम वेरिएबल्स हमने स्टडी कर लिए।